आज हम लोग देखते हैं हिस्ट्री के बारे में। इतिहास के बारे में। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि हिस्ट्री है क्या, इतिहास है क्या। देखिए, इतिहास में हम लोग पढ़ते क्या है, जो भी पास्ट इवेंट्स हैं, जो भी अतीत में घटना घट चुकी, उसी के बारे में हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। अब जैसे अभी तो चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, अभी तो अंग्रेज का शासन नहीं है, अभी तो मुगल साम्राज्य नहीं, तो जो पास्ट में हो चुका है, घटना घट चुकी है, उसी के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। लेकिन ये अध्ययन क्या होता है, क्रमबद्ध होता है, सिस्टमैटिक होता है। यानी कि जो पहले है उसको पहले पढ़ते हैं, जो बाद में है उसको बाद में पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि पहले हम लोग अकबर के बारे में पढ़ ले, तब हुमायूं के बारे में पढ़े, तब बाबर के बारे में पढ़े। ऐसे हम लोग नहीं पढ़ते हैं। पहले कैसे पढ़ते हैं, पहले बाबर आए, बाबर के बारे में पढ़ते हैं, तब हुमायूं के बारे में पढ़ते हैं, तब अकबर के बारे में पढ़ते हैं। चैप्टर में भी देखिएगा, अगर हम लोग पढ़ते हैं तो पहले पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं, उसका तब हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, तब हम लोग वैदिक काल के बारे में पढ़ते हैं। तो क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं। तो इतिहास क्या है, अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन है, यानी कि सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स है। लेकिन ऐसा नहीं कि हम कुछ भी इतिहास में लिख दिए। ये लिखने से पहले अतीत से जो भी वस्तु प्राप्त हुआ है, उस वस्तु का अवलोकन किए हैं, और अवलोकन करके उस आधार पर इतिहास को लिखा गया है। जैसे हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी का बर्तन मिला, तो हम लोग इससे निष्कर्ष निकाले कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तन का क्या करते थे, उपयोग करते थे। उत्तर वैदिक काल में हम लोग को लोहा का साक्ष्य मिला, तो इससे हम लोग निष्कर्ष निकाले कि उत्तर वैदिक काल के लोग जो हैं वह लोहा से क्या थे, परिचित थे। तो जो अतीत में जो भी वस्तु मिला, जो सामग्री मिला, उसके अवलोकन के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो इतिहास वास्तव में है क्या, तो यह अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन है, जो अतीत से प्राप्त वस्तुओं के अवलोकन पर क्या होता है, आधारित होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हिस्ट्री कहते हैं या इतिहास कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, अतीत के घटनाओं का, अतीत के घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन, क्रमबद्ध अध्ययन जो अतीत के वस्तुओं के अवलोकन पर आधारित होता है, अवलोकन पर आधारित होता है, उसे इतिहास कहा जाता है। कहा जाता है, यानी कि सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स which is based on the observation of materials of the past, is called हिस्ट्री। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इतिहास के नाम से हम लोग जानते हैं। अब इतिहास में हम लोग 3 सेक्शन पढ़ते हैं, ठीक है, 3 पार्ट है। अब कौन कौन है ये देखते हैं। एक को हम लोग कहते हैं एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री। जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राचीन इतिहास। दूसरा हमारा होता है मिडाइवल हिस्ट्री, जिसको हम लोग कहते हैं मध्यकालीन इतिहास।
अब तीसरा हमारा होता है जिसको हम लोग कहते हैं आधुनिक इतिहास, जिसको क्या कहा जाता है, मॉडर्न हिस्ट्री। अब देखिए क्या है, बड़ा बारीकी से इस चीज को जानिएगा कि सभी छात्रों को ये पता होता है कि हिस्ट्री में हम लोग को 3 सेक्शन पढ़ना है, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना है, मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ना और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है। तैयारी के क्रम में आपको ये भी पता होता है कि एंशिएंट हिस्ट्री की अच्छी बुक कौन है, मिडाइवल हिस्ट्री की अच्छी बुक कौन है, या मॉडर्न हिस्ट्री की अच्छी बुक कौन है। मॉडर्न हिस्ट्री में तो आप लोग एकदम जुबान पे होता है कि स्पेक्ट्रम या बिपिन चंद्रा पढ़ते हैं। देखिए उन्हीं बच्चों से अगर पूछ दिया जाए, आरंभिक दौर में है तैयारी के, कि प्राचीन इतिहास में कहां से कहां तक के घटनाक्रम को पढ़ते हैं, या मध्यकालीन इतिहास में हम लोग कहां से कहां तक के घटनाक्रम को पढ़ते हैं, या आधुनिक इतिहास कहां से शुरू होता है, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सीधे वो पढ़ना तो स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे वो जवाब देने में क्या होते हैं, असमर्थ हो जाते हैं। तो आज हम लोग जानते हैं कि प्राचीन इतिहास में कहां से कहां तक के घटनाक्रम के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, जब मानव का विकास हुआ इस धरती पर, जब आदि मानव आए, वहां से प्राचीन इतिहास का हम लोग क्या मानते हैं, शुरुआत मानते हैं। और वहां से लेके भारत में जो अरब का आक्रमण हुआ है, इन्वेजन ऑफ अरब हुआ, मोहम्मद बिन कासिम जो भारत पर आक्रमण हुआ, वहां तक के कालखंड को, वहां तक के घटनाक्रम को हम किसमें अध्ययन करते हैं, प्राचीन इतिहास में। और मध्यकालीन इतिहास में कहां से शुरू करते हैं, तो अरब के आक्रमण से हम लोग का मिडाइवल हिस्ट्री क्या होता है, शुरू हो जाता है। तो अरब के आक्रमण से लेके पलासी के युद्ध तक के बीच का जो भी घटनाक्रम है, उसको हम लोग किस में पढ़ते हैं, मिडाइवल हिस्ट्री में पढ़ते हैं। और पलासी के युद्ध के बाद ही आपको पता होगा कि अंग्रेज भारत में क्या हो गया, मजबूत हो गया था। तो पलासी के युद्ध के बाद हम लोग का आधुनिक इतिहास क्या होता है, शुरू हो जाता है। तो पलासी के युद्ध से लेकर 1947 जब हम लोग को स्वतंत्रता मिली, तो उसमें हम लोग आधुनिक इतिहास के बारे में अध्ययन करते हैं। हालांकि 1947 के बाद का जो घटनाक्रम है, उसको पोस्ट इंडिपेंडेंस करके हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में ही क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब अरब जब आक्रमण किए तो वहां से घोषणा कर दिए कि आज से मिडाइवल हिस्ट्री शुरू हो गया, या पलासी के युद्ध में अंग्रेज जीत गए तो घोषणा किए कि आज से आधुनिक इतिहास शुरू हो गया। हम लोग अपने अध्ययन के दृष्टि से क्या किए हैं, इतिहास को 3 भागों में बांट लिए हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे कि एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री में क्या अंतर है, कहां से कहां तक के घटनाक्रम को इन तीनों सेक्शन में पढ़ना है। तो इसको लिख भी लेते हैं। देखिए एंशिएंट हिस्ट्री में कहां से कहां तक पढ़ते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री में प्राचीन इतिहास की बात करें तो इसमें हम लोग मानव का विकास या आदि मानव जो है, किस प्रकार से मानव का विकास हुआ, मानव का विकास, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन यहां से लेकर हम लोग कहां का अध्ययन करते हैं, अरब के आक्रमण तक, अरब के आक्रमण तक, इन्वेजन ऑफ अरब, यहां तक का जो घटनाक्रम है, इसको हम लोग कहां पढ़ते हैं, प्राचीन इतिहास में। मिडाइवल हिस्ट्री में कहां से कहां तक पढ़ते हैं, मध्यकालीन इतिहास की बात करें तो यहां जो हम लोग अध्ययन करते हैं, यहां पर अरब के आक्रमण, इन्वेजन ऑफ अरब, यहां से लेकर हम लोग कहां के बारे में अध्ययन करते हैं, पलासी के युद्ध तक, बैटल ऑफ पलासी तक का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। और आधुनिक इतिहास में कहां तक अध्ययन करते हैं,
आधुनिक इतिहास में पलासी के युद्ध के बाद, पलासी के युद्ध के बाद का जो भी घटनाक्रम है, इसको हम लोग कहां पर अध्ययन करते हैं? तो आधुनिक इतिहास में या मॉडर्न हिस्ट्री में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। तो ये क्लियर रखिएगा। बहुत लोग सीधे तैयारी शुरू कर देते हैं, उनको पता तक नहीं होता है कि एंशिएंट हिस्ट्री कहाँ है, मिडाइवल किसका पार्ट है, मॉडर्न में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो आज उम्मीद करते हैं कि आप तीनों समझ गए होंगे कि एंशिएंट हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, मिडाइवल में क्या पढ़ना है या मॉडर्न में क्या पढ़ना है। अब हम लोग आते हैं कालक्रम किसको कहते हैं, क्रोनोलॉजी किसको कहते हैं? क्रोनोलॉजी, काल क्रम किसको कहा जाता है? तो कालक्रम समझिए क्या है। इतिहास में तो हम लोग क्या करते हैं? अतीत की घटनाओं का अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ द पास्ट इवेंट्स ही हम लोग का क्या है? इतिहास है। लेकिन ये घटनाक्रम हम लोग किसके आधार पे करते हैं? समय के आधार पे करते हैं कि किस शासक का कहां से कहां तक का काल रहा, उसके बाद के शासक का कहां से कहां तक का काल रहा, कौन शासक किस काल में शासन किया है। तो अतीत की घटनाओं का अध्ययन जो समय पर आधारित हो, उसको क्या कहा जाता है? कालक्रम कहते हैं या क्रोनोलॉजी कहते हैं। अक्सर बच्चे को सुनते होंगे कि हिस्ट्री इसलिए बोरिंग लगता है क्योंकि हमको ईस्वी और वर्ष जो है याद ही नहीं होता है ना, तो उनको डेट और ईयर याद ही नहीं होता है। तो हिस्ट्री में आपको बहुत जगहों पर डेट मिलेगा, बहुत जगहों पर ईयर मिलेगा कि पलासी का युद्ध कब हुआ, किस तारीख को हुआ, किस वर्ष हुआ, कहां पर हुआ। तो जो अतीत की घटनाओं का अध्ययन करते हैं जो समय पे आधारित होता हो, उसको क्या कहा जाता है? कालक्रम कहते हैं या क्रोनोलॉजी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो लिख सकते हैं अतीत के घटनाओं का अध्ययन, अतीत के घटनाओं का अध्ययन जो समय पर आधारित होता, समय पर आधारित होता है, उसे कालक्रम कहा जाता यानी कि स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स, स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स which is based on time, which is based on time is called chronology. इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रोनोलॉजी। अब इतिहास में समय का मानक क्या लेते हैं? तो देखिए आजकल हम लोग का समय का मानक क्या हो गया? लॉकडाउन हो गया कि कोई छात्र आते हैं और बोलते हैं सर आपसे हम पढ़ते थे, तो उनसे एक ही सवाल पूछते हैं कि लॉकडाउन से पहले आप पढ़ते थे या लॉकडाउन के बाद? तो कुछ छात्र जो पहले के पुराने रहते हैं तो बोलते हैं लॉकडाउन के पहले पढ़ते हैं, कुछ छात्र कहते हैं नहीं सर हम आपसे लॉकडाउन के बाद पढ़ते थे। तो अब जो कोई बच्चे कहते हैं हम लॉकडाउन से 4 साल पहले पढ़ते थे, 5 साल पहले पढ़ते थे, तो हमको लगता है अच्छा बहुत पुराने स्टूडेंट। अगर कोई कहते नहीं सर लॉकडाउन के हम 2 साल बाद आपसे पढ़ना शुरू किए, तो कहते हैं समझते हैं कि नए छात्र होंगे। तो हम अपना मानक क्या तैयार कर लिए? लॉकडाउन। कि कोई भी घटना या कोई भी छात्र या तो लॉकडाउन से पहले पढ़ा है कि लॉकडाउन के बाद पढ़ा है। उसी प्रकार से इतिहास में जो आपको किसी भी घटना का निर्धारण, समय का निर्धारण होता है, उसके लिए मानक किसको मान लिया गया? ईसा मसीह के जन्म। यानी कि या कोई घटना या तो ईसा मसीह के जन्म से पहले माना जाएगा या ईसा मसीह के जन्म के बाद माना जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि जो घटनाक्रम के लिए क्या किया गया? बर्थ ऑफ क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म को क्या किया गया? एक मानक मान। तो अब कोई घटना जो है या तो ईसा मसीह के जन्म से पहले होगा, तो अगर ईसा मसीह के जन्म से पहले अगर कोई घटना हुआ है तो इसको क्या कहेंगे? बिफोर क्राइस्ट के नाम से जानते हैं, या इसको ईसा पूर्व कहते हैं। इसको क्या कहा जाएगा? ईसा पूर्व कहा जाएगा। जो आपको ईसा मसीह के जन्म के बाद होगा इसको हम लोग एनो डोमिनी के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है? या इसी को क्या कहते हैं? एडी कहते हैं, या इसमें सीधे ईस्वी लिखते हैं, ठीक है? लेकिन अब क्या है, यहां पर आपको
एनो डोमिनी के लिए कॉमन एरा का भी उपयोग करते हैं। ये क्या उपयोग करते हैं? कॉमन एरा। तो इसको बिफोर क्राइस्ट को क्या कहेंगे? बिफोर कॉमन एरा, बीसी, बिफोर कॉमन एरा। तो अब बीसी के लिए हम कौन सा शब्द उपयोग कर लेते हैं? बीसीई उपयोग कर लेते हैं। और एनो डोमिनी के लिए कौन सा आधुनिक में उपयोग करते हैं? सीई क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। तो अब मान लीजिए कोई घटना ईसा मसीह के जन्म से 500 साल पूर्व हुआ, तो इसको क्या लिखेंगे? 500 क्या लिख देंगे? बीसी। यानी कि ईसा मसीह के जन्म के से 500 वर्ष पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से 500 वर्ष पूर्व की घटना। और अगर रहे एडी 50, देखिए एडी को बाद में नहीं लिखते हैं, एडी को कहां लिखा जाता है? पहले लिखा जाता है। या अभी हम लोग का 2026 है, तो क्या लिखा गया? एडी 2026। यानी कि ईसा मसीह के जन्म से हम लोग कितना वर्ष आगे हैं? तो 2026 वर्ष क्या है? आगे हैं। अगले साल 2027 हो जाए। तो याद रखिएगा, बीसी को बाद में लिखेंगे और एडी को क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे। बहुत छात्र गलती करते हैं कि आपको ऐसे लिख देते हैं 2026 एडी लिख देते हैं, जो कि क्या है? गलत है। ये लिखने का तरीका क्या है? एडी 2026। तो यही सब जो बारीकी से आपको एनसीईआरटी से पढ़ना पड़ता है कि कल अगर मेंस लिखिएगा तो आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं आप सीधे लिख दीजिएगा 2026 एडी, एग्जामिनर पकड़ लेगा कि बच्चे जो हैं बेसिक पे काम नहीं किए, ऊपर ऊपर पढ़ के आ गए हैं लेकिन बेसिक इसका मजबूत नहीं है। तो यही पे हम लोग अरोमा क्लासेस में यही करते हैं, एकदम बेसिक से उठाते हैं। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर हम लोग पढ़ा के निकल गए, सिलेबस करवा दिए। एकदम बेसिक से पढ़े रहिएगा, कल को अधिकारी बनिएगा तो किसी स्कूल में आप जाइएगा, बच्चों से इंटरेक्ट कीजिएगा, तो आप गलती नहीं कीजिएगा, आपको पता होगा। नहीं तो किसी स्कूल में निरीक्षण करने गए, आपको मन हो गया क्लास लेने का, आप बच्चे को पढ़ाना शुरू किए अधिकारी के रूप में और लिख दिए 2026 एडी। बच्चा भी सोचेगा कैसा अधिकारी है भाई की गलती लिख दिया है ना। इसलिए आपको क्या है? बारीकी से किसी भी चीज का क्या है? अध्ययन करना है। क्या अधिकारी तो बनना ही है, देखिए एक अच्छा अधिकारी बनना है कि आगे चलकर लोग आपसे प्रेरणा ले, लोग समझे कि भाई सही में ये मेहनत करके यहां तक पहुंचा है। ठीक है, तो समझ गए होंगे कि हम लोग इतिहास में जो है कालखंड का निर्धारण कैसे करते हैं, इसके बारे में आप लोग समझ गए। अब इतिहास में जो समय काल जो है यह 3 प्रकार से मानते हैं, या 4 भी मान सकते हैं। एक होता है प्रागैतिहासिक काल, जिसको कहते हैं प्री हिस्टोरिक एज। प्री हिस्टोरिक एज, जिसको हम लोग कहते हैं प्रागैतिहासिक। दूसरा हमारा होता है, ये है हिस्टोरिक एज, जिसको हम लोग कहते हैं ऐतिहासिक। और तीसरा जो होता है ये होता है प्रोटो हिस्टोरिक एज। प्रोटो हिस्टोरिक एज, जिसको हम लोग कहते हैं आद्य ऐतिहासिक। तो इसके बारे में जानते हैं कि प्रागैतिहासिक काल किसको कहते हैं, ऐतिहासिक काल किसको कहते हैं, या आद्य ऐतिहासिक काल किसको कहा जाता है। देखिए प्रागैतिहासिक काल किसको कहते हैं कि वैसा काल जिसके बारे में हमारे पास लिखित साक्ष्य नहीं है, कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं। उस समय का जो वस्तु प्राप्त हुआ, उस वस्तु के अवलोकन से हम लोग क्या करते हैं, उस समय के घटनाक्रम का क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं। जैसे पाषाण काल, पाषाण काल किसको कहते हैं, वैसा काल जिस दौरान मनुष्य जो है पत्थर के औजार का उपयोग करते थे, उसको क्या कहा जाता है, पाषाण। अब उस समय कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, ठीक है। अब हम लोग औजार देख के, पत्थर के औजार देख के यह अनुमान लगाते हैं कि लोग पत्थर के औजार का उपयोग करते होंगे, इसी औजार से शिकार करते होंगे। कहीं पर दीवार पर कोई चित्र मिल गया जिसपे डांस करता हुआ चित्र है, तो हम यह अनुमान लगाते होंगे कि लोग डांस नृत्य से क्या होंगे, परिचित होंगे।
लेकिन स्पष्ट रूप से ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है आगे चलकर कुछ और साक्ष्य मिल जाए तो पीछे वाला जो हम लोग कहानी जानते हैं वो चेंज हो जाए। जैसे मान लीजिए कि किसी कत्ल हुआ जो घटना है वहां पर सुई मिले, तो सीबीआई जो है आएंगे इन्वेस्टिगेशन करने, उस सुई देखकर क्या निष्कर्ष निकालेंगे? हो सकता है कि जो मर्डरर है वो हत्यारा जो है वो सुई के उपयोग से क्या किया हो, हत्या किया, ठीक है। लेकिन बाद में पता चले कि भाई नहीं, इस सुई का उपयोग उसका जींस फट गया था उसको सिलने के लिए किया हो, तो तुरंत हम लोग का फैक्ट क्या होगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि लिखा हुआ है नहीं तो स्पष्ट हम लोग कुछ बोल नहीं सकते हैं। तो वैसा काल जिसके बारे में कोई लिखित साक्ष्य नहीं है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। तो पाषाण काल सब किसके अंतर्गत आता है, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। ऐतिहासिक काल किसको कहते हैं, वैसा काल जिसके बारे में हम लोग के पास लिखित साक्ष्य है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऐतिहासिक काल कहते हैं। जैसे वैदिक काल देख लीजिए, उसमें 4 वेद हम लोग को है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, स्पष्ट रूप से सब कुछ लिखा हुआ, उसके बारे में पढ़ के हम लोग को पता चल जाता है कि वैदिक काल का जीवन कैसा रहा होगा, आर्यंस का जीवन शैली कैसा रहा होगा, उसका उनका भोजन क्या रहा होगा, सामाजिक व्यवस्था क्या रही होगी। इसी प्रकार से कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ते हैं तो उससे हम लोग को मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में, राज व्यवस्था के बारे में हम लोग को क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। महाभारत के बारे में पढ़ते हैं तो कौरव के बारे में पता चलता है। तो लिखित साक्ष्य इसके बारे में हम लोग को क्या है, उपलब्ध है, जिसके कारण हम लोग सब कुछ स्पष्ट रूप से जान पाते हैं। अब क्या है, आद्य ऐतिहासिक काल, कुछ ऐसा भी काल आया जिसके बारे में लिखित साक्ष्य तो है लेकिन उसको हम लोग पढ़ ही नहीं पाए। जैसे हड़प्पा सभ्यता को अगर देखिएगा ना तो आपको उसमें लिपि मिला है, चित्र अभिलेखात्मक लिपि है, पिक्टोग्राफिकल स्क्रिप्ट है, लिखा हुआ है सब कुछ, लेकिन उसको हम लोग पढ़ ही नहीं पा रहे। क्यों नहीं पढ़ पा रहा, ऐसे बना हुआ कुछ इस प्रकार से कुछ चित्र बना हुआ, इसको हम लोग पढ़ नहीं पाए, अध्ययन नहीं कर पाए, जिसके बारे में पता नहीं चल पाना। तो वैसा काल जिसके बारे में लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है परंतु उसको पढ़ा नहीं जा सका है, उसको क्या कहा जाता है, आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता किसके अंतर्गत आ जाएगा, आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आ जाएगा। तो पहला हम लोग क्या लिखते हैं, प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक यानी कि वैसा काल जिसके बारे में कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं, कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है, यानी कि एज अबाउट विच नो रिटेन रिकॉर्ड इज अवेलेबल, नो written record is available is called prehistoric age। इसमें हमारा कौन हो जाएगा, पाषाण काल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लिथिक एज कहते हैं, ठीक। इसी प्रकार से दूसरा हमारा क्या है, ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक एज, वैसा काल जिसके बारे में लिखित साक्ष्य उपलब्ध, साक्ष्य
उपलब्ध है उसे ऐतिहासिक काल कहा जाता है। काल कहा, यानी कि एज अबाउट विच written record is available. Written record is available is called historic age. तो वैदिक काल जो है यह किस में आता है? ऐतिहासिक काल। वैदिक वैदिक एज जो है यह किस में आता है? ऐतिहासिक काल। ढेरों है, इसके बाद आप गुप्त काल, मौर्य काल, सब के बारे में हम लोग को क्या लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, तो ये सब किस में आ जाएगा? ऐतिहासिक काल में आ जाएगा। इसके अलावा आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा हमारा क्या है? आद्य ऐतिहासिक काल, यानी कि वैसा काल जिसके बारे में लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, परंतु उसे पढ़ा नहीं जा सका, पढ़ा नहीं जा सका है, उसे आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। कहा जाता है, यानी कि एज about which written record is available, written record is available, but it could not be deciphered, it could not be deciphered, is called proto-historic age, proto-historic age। इसका उदाहरण हमारा हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ये हमारा किसके अंतर्गत आ जाएगा? आद्य ऐतिहासिक काल। बार बार हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूछता है, यह किस काल से संबंधित, तो हम लोग क्या याद रखेंगे कि यह आद्य ऐतिहासिक काल या प्रोटो हिस्टोरिक एज से क्या है? संबंधित। अब आते हैं सोर्स ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। सोर्स ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास का स्रोत, प्राचीन इतिहास का स्रोत। अब प्राचीन इतिहास का कौन कौन सा स्रोत है उसके बारे में देखते हैं। कैसे हम लोग प्राचीन इतिहास के बारे में जानते हैं, कैसे हम लोग किस सोर्स के आधार पर हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री लिखें, उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं? अध्ययन। तो कौन कौन सोर्स है? एक हमारा होता है आर्कियोलॉजिकल सोर्स, जिसको कहते हैं पुरातात्विक स्रोत, तात्विक। दूसरा होता है
लिटरेरी सोर्स, जिसको हम लोग कहते हैं साहित्यिक स्रोत के नाम से। पुरातात्विक स्रोत किसको कहते हैं कि हम खुदाई किए, खुदाई के दौरान अतीत से जुड़ा कोई वस्तु मिला, जैसे मिट्टी का बर्तन मिल गया, लोहा का औजार मिल गया, पत्थर का औजार मिल गया, कुछ मान लीजिए कान का झुमका मिल गया, आईना मिल गया, तो इस सब को देख के जो हम लोग क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं, उसको क्या कहते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्स या पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। कभी कभी खुदाई में पूरा शहर ही निकल जाता है, हड़प्पा में देखिए पूरा शहर ही निकल गया, मोहनजोदड़ो में देखिए पूरा शहर ही निकल गया, कोई स्मारक निकल जाए, तो खुदाई के दौरान अतीत से संबंधित कोई भी वस्तु निकले तो उसको क्या कहा जाएगा, पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत कहने का मतलब साहित्य पुस्तक, अगर कोई लिखित साक्ष्य मिल जाए, कोई पुस्तक मिल जाए, कुछ पुस्तक का अंश मिल जाए, तो वह किसके अंतर्गत आ जाएगा, साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो पुरातात्विक स्रोत में क्या हो गया कि जो भी खुदाई से हम लोग को जो भी वस्तु निकला, अतीत से संबंधित जो भी वस्तु निकला, उसको किसके अंतर्गत देखते हैं, पुरातात्विक स्रोत में। जो पुस्तक है या कोई लिखित साक्ष्य है, उसको हम लोग कहाँ रखेंगे, साहित्यिक स्रोत में रखते हैं। तो अब यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सोर्स की बात करें, पुरातात्विक स्रोत की बात करें, इसमें भी क्या है, आर्टिफैक्ट्स, इसको भी आगे बांट सकते हैं, आर्टिफैक्ट्स जिसको कहते हैं कलाकृति, कलाकृति। दूसरा हम ला सकते हैं इंस्क्रिप्शन, जिसको हम लोग कहते हैं अभिलेख। तीसरा हमारा होता है, ये है मॉन्यूमेंट्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्मारक कहते हैं। अब हम लोग जो खुदाई में वस्तु जो निकलता है या अतीत का जो भी वस्तु निकला, तो उसको भी तीन वर्गों में हम बांट सकते हैं, कलाकृतियां हो गया, आर्टिफैक्ट्स हो गया, दूसरा इंस्क्रिप्शन हो गया, अभिलेख हो गया, और तीसरा मॉन्यूमेंट्स हो गया। कलाकृति किसको कहते हैं, मनुष्य अपने दैनिक जीवन में जिन वस्तुओं का उपयोग किया उसको क्या कहेंगे, आर्टिफैक्ट्स कहेंगे। जैसे बर्तन का उपयोग किया, औजार का उपयोग किया, सिक्का का उपयोग किया, है ना, तो वो सब हल का उपयोग किया, तो ये सब किसके अंतर्गत आ जाएगा, कलाकृति के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे हम लोग भी ब्रश का उपयोग करते हैं, पेस्ट का उपयोग करते हैं, सूज का उपयोग करते हैं, सॉक्स का उपयोग करते हैं, है ना, बर्तन का उपयोग कर रहे हैं, चूल्हा का उपयोग कर रहे हैं, तो ये सब क्या है, आर्टिफैक्ट्स है। तो मनुष्य के द्वारा दैनिक जीवन में, डे टू डे लाइफ में जो भी वस्तुओं का उपयोग किया गया, उसको क्या कहा जाता है, आर्टिफैक्ट्स का। इंस्क्रिप्शन क्या कहा गया, अभिलेख, अभी मतलब ऊपर, लेख मतलब लिखा गया। अब मनुष्य क्या किया, पत्थर पर कोई चित्र बना दिया, पत्ती पर कोई चित्र बना दिया, तांबा का पतला सा पत्र था उस पर चित्र बना दिया, कुछ लिख दिया, तो उसका हम लोग क्या किया, अध्ययन किया, अध्ययन करके उस समय के हम लोग जीवन के बारे में अनुमान लगाए, उसी को क्या कहा जाता है, अभिलेख कहा जाता है। जैसे देखिएगा अशोक स्तंभ पर जो लिखा हुआ था, ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ था। जेम्स प्रिंसेप साहब आए तो अशोक के अभिलेख को क्या किए, डिसाइफर किए, उसका अध्ययन किए, और बाद में मौर्य काल के जीवन के बारे में हम लोग क्या किए, पता कर पाए। तो वही कोई पत्थर पे लिख देता था, कोई दीवार पर लिख देता था, कोई पत्ती पर लिख देता था, कोई तांबा का प्लेट लेता था उस पर लिख देता था, तो ऊपर में जो लिखा हुआ था उसी पर अभिलेख कहा गया। स्मारक किसको कहते हैं, मॉन्यूमेंट्स। स्मारक मतलब स्मरण, किसी चीज को याद रखने के लिए जो हम कुछ बनाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्मारक कहते हैं। देखिएगा पहले के जमाने में राजा महाराजा सब जब जंग जीत के आते थे, युद्ध जीत के आते थे, तो देखिएगा बड़ा बड़ा दरवाजा बना देते थे, है ना, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में, ताकि उनको याद रहे कि हम इस खुशी में दरवाजा बनाए। अब मुमताज के जाने पर शाहजहां क्या बना दिए, ताजमहल बना दिए। तो किसी को स्मरण रखने के लिए, याद रखने के लिए जो हम लोग क्या करते हैं, कुछ संरचना खड़ा करते हैं, उसको स्मारक कहते हैं। दक्षिण भारत के जो राजा होते थे वो मंदिर में ज्यादा निवेश करते थे। अगर उनके पास कोई खुशी का उपलक्ष्य होता था तो बड़ा बड़ा मंदिर वो क्या करते थे, बना देते थे। तो मंदिर भी किसके रूप में कार्य करेंगे, स्मारक के रूप में काम करेंगे। तो इन सभी के बारे में हम लोग एक एक करके देखते हैं कि आर्टिफैक्ट्स किसको कहते हैं, इंस्क्रिप्शन में क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, ना स्मारक में क्या क्या पढ़ेंगे। तो पहला क्या है, आर्टिफैक्ट्स, जिसको कलाकृति कहते हैं।
पहला हमारा क्या है? आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स जिसको हम लोग क्या कहें? कलाकृति। ठीक है, यह क्या है? मनुष्य के द्वारा या मानव के द्वारा दैनिक जीवन में उपयोग किए गए वस्तु, यही हमारा क्या कहलाता है? आर्टिफैक्ट्स कहलाता है। ऑब्जेक्ट्स यूज्ड बाय ह्यूमन फॉर डेली लाइफ, उसी को क्या कहते हैं? आर्टिफैक्ट्स कहते हैं। तो आर्टिफैक्ट्स में क्या क्या आ जाएगा? कलाकृति में क्या क्या आ जाएगा? पहला जैसे औजार, आप दैनिक जीवन में औजार का उपयोग करते थे शिकार करने के लिए, अन्य कार्य के लिए, तो टूल्स जो हो गया ये भी हमारा क्या हो गया? कलाकृति में आ गया, आर्टिफैक्ट्स में आ गया। इसी प्रकार से बर्तन, पॉटरी जो है यह भी किसके अंतर्गत आ जाएगा? कलाकृति के अंतर्गत। इसी प्रकार से जैसे आपको सिक्का, क्वाइंस जो है यह भी किसके अंतर्गत आ जाएगा? आर्टिफैक्ट्स के अंतर्गत। तो कलाकृति समझे, ऐसा ढेरों वस्तु है, ठीक है, जो दैनिक जीवन में लोग क्या करते थे? उपयोग करते थे। तो आपको औजार हो गया, फिर आपका क्या हो गया? बर्तन हो गया, सिक्का हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आएगा? कलाकृति के अंतर्गत, आर्टिफैक्ट्स के अंतर्गत। अब औजार में भी देखिएगा अलग अलग काल खंड में लोग अलग अलग औजार का उपयोग किए। जैसे औजार की ही बात करें तो एक काल ऐसा भी आया जब लोग पत्थर के औजार का उपयोग, पत्थर के औजार का उपयोग किए। तो जब पत्थर के औजार का उपयोग किए तो पत्थर के लिए कौन सा वर्ड उपयोग होता है? पाषाण। ठीक है, तो ऐसे काल को क्या कहा जाता है? पाषाण। ऐसे काल को क्या कहते हैं? पाषाण काल, या इसी को क्या कहते हैं? लिथिक एज। यानी कि वैसा काल जिसमें मनुष्य जो है पत्थर के औजार का उपयोग किया, उसको क्या कहा जाता है? पाषाण। फिर धीरे धीरे मनुष्य का बुद्धि का विकास हुआ तो मनुष्य क्या करने लगे? तांबा का भी उपयोग करने लगे, साथ साथ पत्थर के भी औजार का उपयोग करने लगे। तो अब क्या हुआ? लोग तांबा, कॉपर जिसको कहते हैं, प्लस पत्थर दोनों का उपयोग करने लगे। तब इसको क्या कहा गया? ताम्र पाषाण काल। तांबा के लिए कौन सा वर्ड उपयोग करते हैं? ताम्र। तो इसको क्या कहा गया? ताम्र पाषाण काल पे, या इसको हम लोग क्या कहें? कैल्को लिथिक एज के नाम से। कैल्को मतलब यहां पर क्या हो जाएगा? तांबा, यानी कि तांबा। फिर धीरे धीरे मनुष्य आगे बढ़ा, उसके बुद्धि का विकास हुआ तो तांबा में वो लोग टीन मिलाने लगे। अब तांबा और टीन को मिला के कांस्य का उपयोग करने लगे। तब लोग क्या करने लगे? तांबा प्लस टीन मिलाकर ये लोग कांस्य बनाने लगे। तो ऐसा नहीं कि सबसे लोग आपको औजार ही बनाते थे, कुछ अन्य वस्तु भी बनाते थे, जैसे कांस्य का मूर्ति ये लोग बना लेते थे। तो तांबा और टीन को मिलाकर कांस्य बनाने लगे। तो वैसा युग जिसमें कांस्य का उपयोग होने लगा उसको लोग क्या कहने लगे? कांस्य युग कहें, या इसी को हम लोग क्या कहें? ब्रॉन्ज एज के नाम से जाने। जैसे हड़प्पा सभ्यता में कांस्य का बहुत ज्यादा उपयोग हुआ। जैसे कांस्य की जो नर्तकी थी, अभी हाल फिलहाल देखिएगा बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहा है, जो परिवर्तन आया इसके इमेज में। तो हड़प्पा सभ्यता किसके अंतर्गत आ जाएगा? कांस्य युग के अंतर्गत। बाद में जब आर्यंस भारत आए तो वो हम लोग को लोहा से क्या किए? परिचित करवाए। तब फिर क्या हुआ? लोहा का उपयोग होने लगा। तो जब लोहा का उपयोग करने लगे तो इसको क्या कहा गया? लौह युग कहा गया। लौह युग कहें, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आयरन एज के नाम से जानते हैं। अब देखिएगा लोहा को क्या है? कल भी कहा जाता है। जैसे कल कारखाना है ना, लोहा का कारखाना जो होता है उसको क्या कहते हैं? कल कारखाना।
आज का जो हमारा अर्थव्यवस्था है यह पूरी तरह लोहा पर ही निर्भर है। हर जगह देखिएगा लोहा ही। तो आजकल का युग जो है वह क्या है, लौह युग है। लोहा के लिए हम लोग कौन सा वर्ड उपयोग करते हैं, कल उपयोग करते हैं, तो इसी को हम लोग कल युग भी कहते हैं। तो धार्मिक रूप से जो भी हम लोग कलयुग कहें, लेकिन इतिहास की अगर दृष्टि से देखें तो इसको कलयुग क्यों कहा गया। कल मतलब लोहा, युग मतलब एज, क्योंकि यहाँ पे लोहा का बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, कलयुग के नाम से जानते हैं। तो ये समझ गए कि अलग अलग काल खंड में हम लोग अलग अलग वस्तुओं का उपयोग किए, ठीक है, उससे औजार बनाए और अन्य वस्तुओं का हम लोग क्या किए, उपयोग किए। तो पत्थर के औजार बनाए तो पाषाण काल कहलाया, तांबा और पत्थर दोनों का उपयोग करने लगे तो ताम्र पाषाण काल कहलाया। तांबा में टीन मिला के हम लोग कांस्य बना दिए तो उसको क्या कहा गया, कांस्य युग के नाम से जाने। फिर हम लोग लोहा का उपयोग किए तो उसको क्या कहा गया, लौह युग से हम लोग क्या करे, किए जाने। उसको समझ गए। तो ये उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अगला हमारा है, ये है बर्तन। अब लोग विभिन्न प्रकार के बर्तनों का उपयोग करते थे। तो शुरुआती दौर में मिट्टी के बर्तन का ये लोग उपयोग करते थे। तो बर्तन में भी किसका उपयोग करते थे, मिट्टी के बर्तन का, मिट्टी के बर्तन का उपयोग करते थे। तो मिट्टी के बर्तन को क्या कहा जाता था, मृद भांड। मिट्टी के लिए कौन सा वर्ड उपयोग करते थे, मृद, और बर्तन के लिए कौन सा वर्ड उपयोग करते थे, भांड। तो इसको मृद भांड कहते थे, या इसी को क्या कहा जाता है, अर्देन पॉट। आज भी देखिएगा कोई भी पर्व है, चौरचन है या छठ है, इस समय देखिएगा हम लोग मिट्टी के ही बर्तन का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो यह क्या है, मृद भांड है। तो शुरुआती दौर में एकदम साधारण बर्तन लोग बनाते थे, क्या करते थे, आग पर पका देते थे और उसका उपयोग करते थे। तो शुरुआती दौर में यह बर्तन साधारण होता था। धीरे धीरे मानव का जब बुद्धि विकसित हुआ तो इसी बर्तन को क्या करने लगे, लोग रंगने लगे, ठीक है। लाल रंग से क्या करते थे, रंगते थे, काला रंग से उसको डिजाइन बनाने लगते थे। बाद में चल के पॉलिश मारने लगे, इस बर्तन पे पॉलिश्ड बर्तन बनाने लगे। तो जैसे जैसे मनुष्य का बुद्धि विकसित करते चला गया, इन सब कलाकृतियों में भी देखिएगा धीरे धीरे क्या हुआ, विकास देखने को मिला। शुरुआती दौर में मिट्टी का बर्तन क्या था, साधारण होता था। बाद में इसी को रंगीन कर दिया गया, इसमें डिजाइन लगा दिया गया। शुरुआती दौर में लोग हाथ से क्या करते थे, मिट्टी का बर्तन बनाते थे। बाद में लोग चाक से, जो पॉटर्स व्हील होता है, उससे मिट्टी का क्या बनाने लगे, बर्तन बनाने लगे। तो इस प्रकार से मनुष्य जैसे जैसे विकसित करते गया, उनके द्वारा उपयोग किए गए वस्तुओं में भी क्या देखने को मिला, विकास देखने को मिला। अगर एकदम साधारण कहीं से मिले वस्तु बर्तन और कहीं से एकदम डिजाइन पॉलिश किया हुआ बर्तन मिले, तो हम क्या कहेंगे, दूसरा जो स्थान होगा वो पहले स्थान की तुलना में अत्यधिक विकसित होगा। वहां के लोग जो होंगे वो ज्यादा क्या होंगे, विकसित होंगे। कहीं से आपको हाथ से मिट्टी के बर्तन बनाने का साक्ष्य मिला, कहीं से चाक से मिट्टी के बर्तन बनाने का साक्ष्य मिला। तो चाक वाला जो स्थल होगा, हम अपना अनुमान लगाएंगे कि वह ज्यादा क्या हो सकता है, विकसित हो सकता है। हालांकि हमारा अनुमान गलत भी हो सकता है कि चाक वाला ही कम विकसित हो और बिना चाक वाला ही ज्यादा विकसित हो। सब तो अवलोकन के आधार है। कोई वस्तु को देख रहे हैं, जिस प्रकार से हम अनुमान लगा रहे हैं उसी प्रकार से चलता है। लेकिन कहा जाता है कि प्राचीन काल के बारे में जानने का सबसे अच्छा स्रोत कौन है, तो प्राचीन काल के बारे में जानने का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, सिक्का। एक सिक्का से आपको सब कुछ पता चल जाता है। जैसे कोई शासक ऐसा हुआ कि सिक्का कोई सोना का जारी किया, कोई सिक्का शासक जो था वो चांदी का सिक्का जारी किया, कुछ तो देखिएगा चमड़ा का सिक्का भी जारी कर दिया। तो भाई जो राजा सोना का सिक्का जारी किया यानी कि वह आर्थिक रूप से क्या होगा, समृद्ध होगा। जो चांदी का सिक्का जारी किया वो कम समृद्ध होगा। कोई तांबा का सिक्का जारी हुआ तो उससे कम समृद्ध होगा। कोई शीशा का सिक्का चला दिया तो और कम समृद्ध होगा। तो सिक्का के अवलोकन से हम लोग किसी राजा के आर्थिक स्थिति के बारे में क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं। जैसे देखते हैं कोई आईफोन रखे रहता है तो समझ जाते भाई उसका स्टेटस क्या होगा, अच्छा होगा। कोई सिंपल एंड्रॉइड रखे रहता है और हम लोग जैसा गरीब रहा तो बटन वाला मोबाइल लेके घूमता है ना। तो मोबाइल देख के आप अनुमान लगा पाइएगा कि इसकी स्थिति कैसी है ना। उसी प्रकार से यहाँ भी क्या है, सिक्का देख के इतिहासकार अनुमान लगा लेते थे उस समय का आर्थिक स्थिति क्या है, पहला। दूसरा क्या होता था, इससे राजा के बारे में जानकारी मिलती थी। बहुत सारे राजा ऐसे होते थे जो सिक्का पर अपना चित्र अंकित करवाते थे।
उस चित्र के नीचे अपना टाइम पीरियड लिखवा देते थे कि इस वर्ष में वो क्या बने, शासक बने। तो इससे हम लोग को राजा के बारे में जानकारी लेने में सुविधा होती थी। उनका जो टाइम फ्रेम है, कब से कब तक शासन किए, इसके बारे में हम लोग को जानकारी प्राप्त होती थी। दूसरा, काल खंड के बारे में जानकारी मिलता है। तीसरा, सिक्का से राजा का शौक भी पता चलता है। जैसे समुद्रगुप्त के सिक्का में देखिएगा तो समुद्रगुप्त जो है वीणा बजाते हुए नजर आ रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि समुद्रगुप्त जो है उनको संगीत का क्या था, ज्यादा रुचि था, संगीत में ज्यादा रुचि था। तो राजा के रुचि के बारे में ही पता चलता है। अगला, धार्मिक जीवन के बारे में ही पता चलता है। अगर आप गुप्त काल का सिक्का सब देखिएगा तो बहुत सारे गुप्त काल के सिक्का पर गरुड़ का चित्र मिला है, और गरुड़ जो है वह विष्णु के वाहन माने जाते हैं। तो जो गुप्त काल के बहुत सारे शासक हुए वो परम भागवत की उपाधि धारण किए, यानी कि यह विष्णु के उपासक के रूप में अपने आप को प्रोजेक्ट किए। तो सिक्का देख के ही हम अनुमान लगा लिए कि वो शासक क्या होंगे, विष्णु के उपासक होंगे। तो एक सिक्का से देखिए कितना कुछ पता चल गया। आर्थिक जीवन के बारे में पता चल गया, राजनीतिक जीवन के बारे में पता चल गया, कब से कब तक रहे, धार्मिक जीवन के बारे में पता चल गया कि किस भगवान की वो क्या करते थे, पूजा करते थे। तो पूछने का प्राचीन इतिहास के बारे में जानने का सबसे अच्छा स्रोत कौन है, वो हमारा कौन होता है, सिक्का होता है, क्वाइन होता है। एक सिक्का से हम कई पहलुओं पर क्या कर सकते हैं, प्रकाश डाल सकते हैं। इस कि सिक्का से क्या क्या पता चलता था, क्वाइंस, सिक्के, इससे क्या क्या पता चलता था। तो पहला पता तो चलता था आर्थिक जीवन, आर्थिक जीवन के बारे में पता चलता था। इकोनॉमिक लाइफ के बारे में पता चलता था कि किस प्रकार का उस समय आर्थिक जीवन था, बताए थे। अगर सिक्का सोना का होता था, चांदी का होता था, तांबा का होता था, शीशा का होता था, कुछ बादशाह तो चमड़ा का सिक्का चढ़ा दिए थे। तो किस पदार्थ से, किस धातु से सिक्का बनाया जाता था, उस हिसाब से आर्थिक जीवन का अनुमान लगाया जाता था। अगर किसी राजा के द्वारा सोना का सिक्का जारी किया गया, स्वर्ण मुद्रा जारी किया गया, तो उससे अनुमान लगाया जाता था कि वह क्या होगा, आर्थिक रूप से समृद्ध होगा। अगर किसी राजा के द्वारा शीशा का सिक्का जारी किया गया, वो आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं माना जाता था, कमजोर माना जाता। दूसरा, इससे पता चलता था कि कौन शासक सिक्का को जारी किया, क्योंकि सिक्का पर वो अपना चित्र अंकन करता था या अपना नाम लिखवाता था। इससे ये पता चल जाता था कि ये सिक्का किसके द्वारा जारी किया गया। तो क्या यह भी पता चलता था कि किस शासक के द्वारा सिक्का जारी किया गया, किस शासक के द्वारा सिक्का जारी किया, यानी कि रूलर हु इशूड क्वाइन, इशूड, यह भी पता चलता था। अगला क्या पता चलता था, शासक का शासन काल पता चलता था। मान लीजिए कि कोई शासक है, वो तो गुजर गया, लेकिन अपने पिताजी की याद में कोई शासक सिक्का चला है, तो उसके पिताजी कब राज्यारोहण किए, कब गद्दी पर बैठे, उनका शासन काल कब तक रहा, उस सिक्का पर वह क्या करते थे, अंकित करवाते थे। तो शासक का कार्यकाल जो है यह भी पता चलता था, शासक का जो अवधि है वह पता चलता था। तो यह क्या था, शासक का शासन काल पता चलता था, शासक का शासन काल पता चलता था, यानी कि रूलिंग पीरियड ऑफ द रूलर ऑफ द रूलर, यह भी पता चलता। इसके अलावा बताएं, शासक का शौक पता चलता था, शासक का हॉबी पता चलता था।
कि कौन सा शौक उनका है। कि जैसे बताएं कि समुद्रगुप्त जो है वह वीणा बजाते हुए सिक्का जारी किए। इससे पता चला कि समुद्रगुप्त को क्या है, आपको वीणा से, संगीत से ज्यादा क्या था, प्रेम था। इसके अलावा धार्मिक जीवन के बारे में पता चलता है, रिलीजियस लाइफ के बारे में, धार्मिक जीवन, रिलीजियस लाइफ के बारे में पता चलता है। कि धार्मिक जीवन कहने का मतलब बताएं कि जैसे गुप्त काल का जो सिक्का उसमें गरुड़ का चित्र मिला है, और बताए थे गरुड़ जो है वह विष्णु भगवान की सवारी है। इससे पता चला जो भी गुप्त शासक है वह क्या थे, विष्णु के उपासक थे। और बाद में देखिएगा ये पता भी चला कि क्या वो परम भागवत की उपाधि धारण किए हुए थे। तो सिक्का पर जहां गरुड़ का चित्र देखा गया, इससे यह निष्कर्ष निकाल लिया गया कि गुप्त शासक जो है वह क्या थे, विष्णु के क्या थे, उपासक थे। तो एक सिक्का से बहुत कुछ पता चलता था। सिक्का कौन कौन से धातु का बना होता था तो ये भी हम लिखा दिए हैं, जहां यहाँ फ्लो चार्ट में बता दे। ये सिक्का आपको सोना का होता था, ये सिक्का आपको चांदी का होता था, सिक्का आपका तांबा का भी जारी किया जाता था, सिक्का आपको शीशा का भी होता था। इसके अलावा सिक्का आपको आपको क्या है, चमड़ा का भी सिक्का बहुत लोग क्या किया है, जारी किया है। तो इस प्रकार से क्या है, सिक्का के बारे में हम लोग देख चुके हैं। मिट्टी के बर्तन के बारे में हम बताए थे कि मिट्टी के बर्तन दो प्रकार के होते थे, एक साधारण और एक पॉलिश्ड होते थे। बाद में उसको क्या किया गया था, अलंकृत किया गया था। औजार भी अलग अलग पदार्थ से बनाते थे, जैसे पत्थर का बनाए पाषाण काल कहलाया, ठीक है। वो भी पाषाण काल में देखिएगा अलग अलग औजार था। बड़े औजार का उपयोग करते थे, उसको मेगालिथ्स कहते थे। और धीरे धीरे चल के मानव के जब बुद्धि का विकास हुआ तो औजार का आकार क्या होते गया, घटते चला गया, उसको माइक्रोलिथ्स कहें। जैसे पहले के जमाना में हम लोग क्या रखते थे, राइफल रखते थे, देखिए कितना बड़ा होता था, लंबा होता था। अब लोग क्या रखता है, रिवॉल्वर रखता है। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते चले गए, हमारा जो उपयोग करने वाला वस्तु है उसका आकार छोटा होता गया। पहले देखिएगा हम लोग डेस्कटॉप ज्यादा उपयोग करते थे, उसका लैपटॉप आया, अब सब कुछ क्या है, मोबाइल में ही आ गया। तो धीरे धीरे आकार क्या हुआ, छोटा हुआ। इसी प्रकार से मानव जैसे जैसे विकसित होते गया, उसके औजार का आकार भी क्या होते गया, छोटा होते गया। आरंभिक दौर में बड़े चट्टानों का औजार ये लोग क्या करते थे, बनाते थे। तो उसको क्या कहा जाता था, मेगालिथ्स। मेगा मतलब बड़ा, लिथ मतलब चट्टान। तो जब बड़े चट्टानों का औजार बनाया जाता था या बड़े चट्टानों को औजार के रूप में उपयोग किया जाता था, उसको क्या कहा जाता था, मेगालिथ्स कहते थे। और जब छोटे आकार का चट्टान से बनाने लगे औजार, उसको माइक्रोलिथ्स कहते हैं। उम्मीद करते हैं जो आर्टिफैक्ट्स वाला सेक्शन है ये आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग का आता है इंस्क्रिप्शन, जिसको अभिलेख कहते हैं। इंस्क्रिप्शन जिसको क्या कहते हैं, अभिलेख कहते हैं। देखिए अभिलेख क्या होता है, इसको समझते हैं। अभिलेख ये दो शब्दों से मिलकर बना है। अभी मतलब यहां पर हो जाएगा ऊपर, और लेख मतलब क्या हो जाएगा, लिखा हुआ। लिखा हुआ यानी किसी वस्तु के ऊपर कुछ भी अंकित है, या तो चित्र बना हुआ है या कुछ लिखा हुआ है, वह क्या कहलाता था, अभिलेख कहलाता था। तो शुरुआती दिनों में जो लोग थे, आरंभिक लोग थे, वो कहां कहां पर अभिलेख लिखे, तो दीवार पर, गुफा के दीवार पर ये लोग क्या करते थे, दीवार पर लिख देते थे। नव पाषाण काल की गुफा सब में देखिएगा तो ये लोग चित्र बनाए हुए हैं। इस प्रकार से देखिएगा ऐसे है, इस प्रकार से देखिएगा भाला लेके, तो लोग अपना निष्कर्ष निकालते हैं कि ये लोग शिकार करना जानते होंगे, भाला का उपयोग करना जानते होंगे। तो शुरुआती दौर में कहां पर लिखना शुरू किए, गुफा के दीवार पर लिख देते थे। फिर क्या है, पत्थर पर क्या है, लिखना शुरू किए। जैसे मान लीजिए स्तंभ पर पिलर बना दिए, पिलर के ऊपर लिखना शुरू कर दिए। जैसे अशोक देखिएगा, अशोक क्या है, स्तंभ पर ही बहुत कुछ लिखे हैं। बहुत लोग क्या किए, तांबा का पतला सा शीट लिए और उस पर क्या किए, लिखना शुरू किए, जिसको ताम्र पत्र कहा जाता है। तो बहुत सारे काल में क्या हुआ, ताम्र पत्र पे, कॉपर प्लेट पर सब लिखे।
किस पर लिखे? कॉपर प्लेट पर लिखे। कुछ लोग जो है भोजपत्र पर लिखते थे, जो जिसपे हम लोग भोज खाते हैं। याद कीजिए, अब तो आपको थर्मोकॉल का प्लेट सब आता है, या आपको इसका आ गया, कागज का प्लेट आ गया। शुरुआती दिनों में हम लोग भोज पत्र पर क्या करते थे? भोज खाते थे। आप लोग भी खाए होंगे। तो उस पर ये लोग क्या करते थे? लिखते थे। तो क्या है, भोज पत्र पर भी यह क्या किया जाता था? लिखा जाता था। लिख पर भी क्या करते थे? लिखते थे। तो अभिलेख मतलब किसी भी वस्तु के ऊपर आप लिख रहे हैं, उसको क्या कहा जाता? अभिलेख कहा जाता। अलग अलग जगहों पर लिखा करते थे। दीवार पर लिखते थे, चट्टान पर लिखते थे, पत्थर पर भी ये लोग क्या करते थे? लिख देते थे। पत्थर पर लिखते थे तो इसको शिलालेख कहते थे। शिला मतलब पत्थर, और लेख मतलब क्या है? लिखा हुआ, या इसी को क्या कहते हैं? रॉक एडिक्ट के नाम से जानते हैं। तो अगर पत्थर पर ये लोग लिखते थे तो इसको क्या कहा जाता था? शिलालेख कहते थे। तो अगर दीवार पर भी लिख देते थे, पत्थर पर लिखे तो शिलालेख। अशोक जो है वह देखिएगा बड़ा बड़ा स्तंभ बना के लिखे, ठीक है, पिलर बना के लिखे। कुछ लोग तांबा के पत्थर पर लिखते थे, कुछ लोग पत्ता पर लिखते थे। इसी प्रकार से जो लिखा रहता था उसी को अभिलेख कहते थे। एक पर एक इतिहासकार हुए, एक पर एक विद्वान हो, जो क्या लिखा हुआ है उसको पढ़ने का क्या किए? प्रयास किए। जैसे जेम्स प्रिंसेप से पहले क्या हुआ था कि अशोक के स्तंभ पर क्या लिखा हुआ है वो कोई नहीं पढ़ पाया था। जेम्स प्रिंसेप जो है वह क्या किए? अध्ययन किए, और अध्ययन करके अशोक स्तंभ पर जो भी लिखा हुआ था उसको पढ़े, जिसके कारण हमको मौर्य साम्राज्य के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिला। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के बाद देखिएगा अशोक जो है, जो 13 उनका जो आदेश, वो सारा कुछ जो है आपको क्या है? धर्मादेश जिसको कहा जाता है, वो सब कुछ पढ़ा गया बाद में कि पहला में क्या लिखा है, दूसरा में क्या है। जैसे कलिंग के बारे में है ना, 13वां में आपको चर्चा, तो सब कुछ पढ़ने के बाद ही पता चले। तो जो लिखा हुआ जो कहीं पर साक्ष्य मिला था उसी को क्या कहा जाता है? अभिलेख कहा जाता है। और यह भी प्राचीन काल के बारे में जानने का एक अच्छा स्रोत। इसके बाद हमारा क्या है? स्मारक, मोन्यूमेंट्स। अगला क्या है? स्मारक। स्मारक शब्द बना है स्मरण से, किसी खास उद्देश्य से बनाए गए संरचना या किसी खास लम्हा को याद करने के लिए बनाए गए संरचना को क्या कहा जाता है? स्मारक कहा जाता है। यानी कि किसी खास उद्देश्य के लिए बनाए गए संरचना, किसी खास उद्देश्य के लिए बनाए गए संरचना, बनाए गए संरचना की स्मारक कहा जाता है। यानी कि स्ट्रक्चर रेज्ड फॉर अ पार्टिकुलर पर्पस, स्ट्रक्चर रेज्ड फॉर अ पार्टिकुलर पर्पस इज कॉल्ड मॉन्यूमेंट। उसको क्या कहा जाता है? मॉन्यूमेंट कहा जाता है या स्मारक कहते हैं। ठीक है, जैसे स्मारक में क्या आ जाएगा? जैसे कुछ राजा जो होते थे वो निशानी के लिए महल बना देते थे, पैलेस बना देते थे, तो महल आपका क्या हो जाएगा? स्मारक हो गया। कुछ राजा जो है स्तंभ गाड़ देते थे, पिलर गाड़ देते थे, तो स्तंभ जो हो गया वो स्मारक में आ गया। कुछ जो है राजा स्तूप का निर्माण कर रहे हैं, गौतम बुद्ध के निशानी के लिए देखिएगा स्तूप का निर्माण कर रहे हैं, तो स्तूप भी क्या हो गया? आपको स्मारक में आ गया। कुछ लोग विशाल दरवाजा का निर्माण कर रहे हैं, जैसे देखिए गुजरात विजय की खुशी में देखिएगा अकबर क्या है? बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया फतेहपुर सीकरी में। तो यह सब जो है यह स्मारक, यानी कि किसी चीज को याद करने के लिए, याद रखने के लिए जो हम क्या करते थे? संरचना बनाते थे राजा महाराजा, उसको क्या कहा जाता था? स्मारक कहा जाता था। जैसे बताए ना कि दक्षिण भारत के शासक क्या करते थे? तो युद्ध जीत के आते थे तो मंदिर बनाते थे, भव्य मंदिर बनाते थे, ताकि उस मंदिर देखकर याद रहे कि ये शासक इस युद्ध को जीते थे तब यह मंदिर बना। ठीक,
जैसे बताया भी ना कि अकबर जो है गुजरात विजय के बाद बुलंद दरवाजा बनाए। लोग जब तक बुलंद दरवाजा देखेगा लोग समझेगा गुजरात विजय की खुशी में। तो याद रखने के लिए अभी हम लोग कहते हैं स्मारक, कोई डेथ कर जाते हैं तो उनके ऊपर क्या करते हैं, स्मारक बना देते हैं। तो यानी कि स्मरण रखने के लिए कि भाई उनकी याद, उनकी स्मृति हमारे दिलों में रहे, यही स्मारक था। तो इस सब से भी हम लोग को क्या पता चलता है, प्राचीन इतिहास के बारे में पता चलता है। आज हम लोग ताजमहल जाते हैं, ताजमहल नहीं रहता तो हम लोग ये नहीं जान पाते कि मुमताज की याद में शाहजहां बना। जब जब ताजमहल लोग विजिट करने जाता है, लोग मुमताज या शाहजहां को याद करता है ना, इससे उसके बारे में इतिहास जानने का रुचि जगता है कि मुमताज कौन थी, शाहजहां कौन थे, आखिर क्या ऐसा हो गया कि भाई ताजमहल जैसा संरचना ही खड़ा कर दिए। तो ये सब प्राचीन इतिहास के बारे में जानने का स्रोत है। आज चाहे आप लाल किला घूम रहे हैं, फतेहपुर सीकरी घूम रहे हैं, आगरा किला घूम रहे हैं, कहीं भी जो मुगल का स्थापत्य कला घूम रहे हैं, इस सबसे भी तो हम लोग को इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है ना। प्राचीन इतिहास हो चाहे मध्यकालीन इतिहास हो, सबके बारे में जानकारी मिलती है। तो ये सब स्मारक से भी हम लोग को इतिहास के बारे में जानने का मौका मिलता है। अब हमारा है साहित्यिक स्रोत, लिटरेरी सोर्स। लिटरेरी सोर्स, साहित्यिक स्रोत बताएं कि सभी लिखित स्रोत जो है, जितने भी रिटेन रिकॉर्ड है, सभी जो लिखित अभिलेख, उसको क्या कहा जाता है, साहित्यिक स्रोत कहते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, सभी लिखित अभिलेखों को साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत रखा जाता है। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत रखा जाता है। यानी कि ऑल रिटेन रिकॉर्ड्स, ऑल written records are kept under literary source। तो उसको हम किस में रखते हैं, साहित्यिक स्रोत में रखते हैं। अब साहित्यिक स्रोत दो प्रकार का होता है, एक धार्मिक, दूसरा धर्मनिरपेक्ष। यानी कि कुछ ऐसा भी लिखित स्रोत है जो धर्म के बारे में ज्यादा बतलाता है, जैसे महाभारत आ जाइए, वेद आ जाइए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद आ जाइए, बौद्ध साहित्य आ जाइए, जैन साहित्य आ जाइए, यह क्या है, धार्मिक स्रोत है। और जैसे अर्थशास्त्र है, ठीक है, चाणक्य का, ये सब क्या है, धार्मिक तो नहीं है, यह आपको मौर्य साम्राज्य के राजनीतिक जीवन के बारे में बतलाता है। या मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया इंडिका है, ये सब धर्म से रिलेटेड नहीं है, धार्मिक जीवन पे प्रकाश नहीं डालता, इसको धर्मनिरपेक्ष स्रोत कहते हैं। तो साहित्यिक स्रोत को भी हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं, धार्मिक स्रोत और दूसरा धर्मनिरपेक्ष स्रोत। तो क्या बांट सकते हैं, लिटरेरी सोर्स को, साहित्यिक स्रोत को हम दो भागों में बांटते हैं, लिटरेरी सोर्स, साहित्यिक, इसको हम दो भागों में बांटते हैं, एक धार्मिक स्रोत, धार्मिक स्रोत, रिलीजियस सोर्स, और दूसरा क्या है, सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष स्रोत, धर्म निरपेक्ष स्रोत, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेकुलर सोर्स। धार्मिक स्रोत के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा, जैसे आप नाम सुनते होंगे महाभारत, जैसे आप नाम सुनते होंगे वेद, जैसे आप नाम सुनते होंगे बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य। अगला आप नाम सुनते होंगे जैन साहित्य। ये सब किसके अंतर्गत आ जाता है, धार्मिक स्रोत। धर्मनिरपेक्ष स्रोत में जैसे आप चाणक्य के द्वारा जो अर्थशास्त्र लिखा गया,
ये आपको क्या है, धर्मनिरपेक्ष स्रोत है। मेगास्थनीज के द्वारा जो इंडिका लिखा गया, ये हमारा क्या है, धर्मनिरपेक्ष स्रोत है। तो हम लोग प्राचीन इतिहास के बारे में जानने का दोनों स्रोत के बारे में देख लिए, आर्कियोलॉजिकल सोर्स के बारे में देख लिए, पुरातात्विक स्रोत के बारे में देख लिए, और दूसरा हम लोग साहित्यिक स्रोत लिटरेरी वर्क के बारे में देख लिए। ये चर्चा आप लोग का पूरी तरह क्या हो गया है, समाप्त हो गया।